नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय रोहिणी आयोग और ओबीसी उप वर्गीकरण है। आज का टॉपिक सिविल सेवा आयोग की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 1 तथा सामान्य अध्ययन पेपर 2 के जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे तथा सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप से संबंधित है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच के लिए अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी इसके अध्यक्ष हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने बयान में कहा कि 13 विस्तारों के बाद आयोग ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आइए बात करते हैं रोहिणी आयोग के बारे में। रोहिणी आयोग 4 सदस्यों को मिलाकर बना है, जिसमें पहले सदस्य हैं डॉक्टर जेके बजाज, जो निदेशक नीति अध्ययन केंद्र दिल्ली हैं। दूसरे सदस्य हैं निदेशक भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता, जो पदेन सदस्य हैं। तीसरे हैं रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भारत सरकार, पदेन सदस्य हैं। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी रोहिणी ओबीसी समुदाय से हैं। आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया था। अनुच्छेद 340 भारत के राष्ट्रपति को ओबीसी से संबंधित मुद्दों जांच करने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देती है। रोहिणी आयोग के गठन के पहले केंद्र ने 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में इस 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति 2 अक्टूबर 2017 को की गई थी, जिसके कार्यकाल में 13 बार विस्तार हुआ है। अब सवाल यह बनता है कि आखिर आयोग की आवश्यकता क्यों बनी। आरक्षण के लिए ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण या श्रेणियां बनाने का तर्क यह है कि यह सभी ओबीसी समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व का समान वितरण सुनिश्चित करेगा। केंद्र सरकार के तहत ओबीसी को नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है। हालांकि एक व्यापक धारणा है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में 2600 से अधिक जातियों में से केवल कुछ धनी समुदायों ने इस 27% आरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल किया है। इसके उद्देश्यों में ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से एक तंत्र, मानदंड और मापदंडों पर काम करना और ओबीसी की केंद्रीय सूची से संबंधित जातियों या समुदायों या उपजातियों या पर्यायवाची शब्दों की पहचान करना, उन्हें उनके संबंधित उपवर्ग में वर्गीकृत करना शामिल है। उपवर्गीकरण से केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अवसरों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि ओबीसी को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों जैसी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की सिफारिश की थी। रोहिणी आयोग को क्या क्या जिम्मा मिला था, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। आयोग को ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने का जिम्मा दिया गया था। उसे किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगति, बर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों को सुधारने, ओबीसी के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण का पता लगाने तथा इन विभिन्न खामियों को वैज्ञानिक ढंग से दूर करने के लिए प्रणाली, मापदंड आदि तैयार करने का भी जिम्मा दिया गया। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल जातियों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण तथा उनकी सीमा की जांच करना है। ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक तरीके से एक आवश्यक तंत्र और मापदंडों का निर्धारण करना है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों, समुदायों, उपजातियों की पहचान और वर्गीकरण करना है।
आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश में विभिन्न ओबीसी समुदायों के प्रतिनिधित्व तथा उन समुदायों की तुलना के लिए आवश्यक डेटा की उपलब्धता अपर्याप्त है। अधिक पिछड़ी जातियों की पहचान करने की पद्धति तब तक पहुंचना मुश्किल है जब तक कि केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार सेवाओं से संबंधित जातियों के बारे में उचित सांख्यिकीय आंकड़े न हो। दिसंबर 2018 में आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न ओबीसी आबादी का अनुमान लगाने के लिए अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए बजटीय प्रावधान की मांग की, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया। वर्ष 2021 की जनगणना ओबीसी से संबंधित डेटा एकत्र करने को लेकर घोषणा की गई थी, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। आइए अब जान लेते हैं आयोग के अब तक की गई जांच के बारे में। फिलहाल आयोग की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने जाति समूहों को व्यापक श्रेणियों में विभाजित करने का सुझाव दिया है, जिसमें प्रमुख जातियों जो अभी तक सबसे अधिक लाभ ले चुके हैं उन्हें 27% आरक्षण का सबसे छोटा हिस्सा मिलेगा और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े जाति समूहों को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। 2018 में रोहिणी आयोग ने पिछले 5 वर्षों में ओबीसी कोटा के तहत 1.3 लाख केंद्र सरकार की नौकरियों और पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एम्स सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया। सभी नौकरियों और शैक्षणिक सीटों में 97% ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उपजातियों में से केवल 25% के पास चली गई है। इनमें से 24.95% नौकरियां और सीटें सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों को मिली है। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में 983 ओबीसी समुदायों, कुल का 37% का प्रतिनिधित्व शून्य है। विभिन्न भर्तियों एवं प्रवेश में 994 ओबीसी उपजातियों का कुल प्रतिनिधित्व केवल 2.68% है। केंद्र सरकार में ओबीसी भर्ती को भी समझ लेते हैं, जिसमें संदर्भ के लिए वर्ष 2020 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एनसीबीसी के रिपोर्ट के अंतर्गत समझते हैं। 42 मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है। केंद्र सरकार की ग्रुप ए की सेवाओं में ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व 16.51% है। केंद्र सरकार की ग्रुप बी की सेवाओं में ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व 13.38% है। केंद्र सरकार की ग्रुप सी की सेवाओं, खासकर सफाई कर्मचारी को छोड़कर, में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 21.25% है। केंद्र सरकार की ग्रुप सी की सेवाएं, जिसमें सफाई कर्मचारी सम्मिलित हैं, में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 17.72% है। भारत के महान लोकतंत्र के लिए इसमें विश्वास बहाली के लिए सभी वर्गों को उचित सम्मान, उचित स्थान के साथ समावेशी विकास की ओर लाने के लिए सभी वर्गों की समस्याओं को समझना तथा उसके निदान के लिए सार्थक हल खोजना होगा। आज के समसामयिक विषयों पर आधारित ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।